यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, सेमेस्टर 3, एंड द मेन सब्जेक्ट इज़ लिटरेचर एंड सिनेमा। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, तो आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे तो आपका 80 to 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर यूनिट से एक चैप्टर लिया हुआ है। हर क्वेश्चन को आपको डिटेल के अंदर समझाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी कि आप सभी चैप्टर्स की, सभी यूनिट्स की जो स्टोरी है वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, कि अगर कॉन्टेक्स्ट के बाहर भी अगर कुछ आ जाए, या फिर जो है क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल दी गई है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि किस बारे में पूछा गया है। ठीक है, बिना स्टोरी पढ़े नहीं जाना है, कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चंस पढ़ने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करेंगे एंड वीडियो के अंदर आपको मैं एक गिव अवे ऑफर देने वाली हूँ। ठीक है, गिव अवे ऑफर क्या कहता है? गिव अवे ऑफर कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी, शुरू से लेके आखिर तक कहीं पे भी मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस इन्हीं 10 क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। इन्हीं में से मैं कुछ भी कहीं से भी पूछ सकती हूँ, तो वहाँ से एक तो आपको पता चलेगा आप कितना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे तो आपको बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्वेश्चंस आपको, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स बिल्कुल 100% फ्री होंगे, लेकिन एक लिमिटेशन है। कंडीशन क्या रहेगी कि सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को ये नोट्स मिलने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स जो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब देंगे, उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन आपके हाथ में है। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप वहाँ पर विजिट करके अपने विनर्स को देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से आप एक है या नहीं। एंड जिन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, जो रह जाएंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र निकाला गया है। बहुत ही एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र आप लोगों के लिए किया गया है कि जब आप एक नोट्स को परचेज़ करेंगे, तो अगर आप एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 45 रुपीज़ पर नोट्स पे करेंगे। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 40 रुपीज़ पर नोट्स पे कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप एक कॉम्बो लेंगे 6 to 7 सब्जेक्ट्स का, ठीक है, जहाँ पर अगर आप 6 सब्जेक्ट्स का लेना चाहते हैं तो 5 का आप 40 रुपीज़ ईच पे करेंगे और एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जब 7 लेना चाहते हैं तो 6 का आप पे करेंगे 40 रुपीज़ ईच एंड एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। बहुत टाइम हमने गंवा दिया है, अब हम शुरू करते हैं लिटरेचर एंड सिनेमा। देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि पहले ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था, तो लोग जो है लिटरेचर पढ़कर, लिटरेचर्स, पोएट्रीज़, ये सब पढ़कर जो है उनका एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। ठीक है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई एंटरटेनमेंट के लिए लिटरेचर को छोड़कर, वो था सिनेमा। सबसे पहले 1990s समथिंग में, आई डोंट नो, नॉट परफेक्टली, बट ये कुछ इसी 1990s में नहीं, शायद 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था, राइट। 19th सेंचुरी के अंदर जो है सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ से ऑब्वियस सी बात है लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर आया। वहाँ पर लिटरेचर पे जो हमारे राइटर्स होते थे, पोएट्स होते थे, उनको ना बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन्ड फील होने लग गया। उन्हें लगता था दैट अब तो हमारा जो है, अब तो हमें कोई पढ़ेगा ही नहीं, अब हमारी बुक्स को कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, विच वॉज नॉट ट्रू। क्योंकि कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दे वर स्टिल वेरी कैप्चर्ड अबाउट राइटिंग्स एंड पोएट्रीज। ठीक है, लेकिन जैसा आप सबको पता है कि उस टाइम की लिटरेचर और पोएट्रीज़ किस तरह की होती थी, वो जो है अपनी अपनी शहरों की कंडीशंस के ऊपर, जैसे लंदन के बारे में आपने बहुत सारी पोएट्रीज सुनी होंगी। हमारे जॉन मिल्टन बहुत ही अच्छे पोएट हैं जो बहुत सारी स्टोरीज़ लिखते हैं लंदन के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, वहाँ की हालत कैसी होती थी। सटायरिकल कुछ होती थी, कुछ सैड होती थी, कुछ हैप्पी होती थी, कुछ एडवेंचरस स्टोरीज़ होती थी, पोएट्रीज़ होती थी। ठीक है, तो उसी को लेकर हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड इन फिल्म्स। फिल्म के अंदर जो साउंड होती थी वो उस टाइम पे कैसी होती थी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट कंपोजिशन इन सिनेमा। सिनेमा के अंदर एक शॉर्ट कैसे कंपोजिट किया जाता था, कैसे उसको बनाया जाता था।
ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, देखो जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसको लिखने के ना 3 होते हैं। आप उसको थ्री पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड करते हो, ठीक है। सबसे पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आपको जो भी पता है, आप उस क्वेश्चन के बारे में जो भी पता आप वो लिखते हो। जैसे आपसे ना फिल्म्स के बारे में पूछ लिया, तो फिर आप बता दो कि भी 19th सेंचुरी के अंदर फिल्म्स जो है शुरू में आई, जहाँ से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हमारी कम्युनिटी पे, राइटर्स के ऊपर, पोएट्स के ऊपर, उनको थ्रेटन फील होने लग गया। ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। मेन बॉडी के अंदर आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका सटीक आंसर देना है, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप उसके आसपास की लिख देते हो, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी लिख दिया आपने, इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास की बात, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका आना कैसा रहा, ये इंट्रोडक्शन में आप बताते हो। मेन बॉडी में सिर्फ आंसर देना है, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखनी है, ठीक है। हाँ जी, और कंक्लूजन आता है लास्ट में। कंक्लूजन के अंदर आपने पूरे क्वेश्चन में क्या समझाया है, क्या बताया है, वो लिख दो, ताकि आपका जो टीचर है, जो आंसर चेक कर रहा है, अगर वो पूरा आंसर ना भी पढ़ पाए तो आपके कंक्लूजन को या फिर मेन बॉडी को देखकर उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दे सकें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है एंड कंक्लूजन मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, कैसे लिखते हैं उसका आइडिया यहाँ पर आपको दे दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे आप इनको लिख सकते हो, बट मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड की मेन बॉडी हम पढ़ते हैं क्या। साउंड्स इंक्लूड्स किस चीज़ में, डायलॉग में बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, साउंड इफेक्ट। वो साउंड इफेक्ट कौन से होते हैं, देखो जैसे लड़ाई चल रही है, ठीक है, हमारी हिंदी फिल्म्स के में क्या होता है, डिशुम डिशुम ऐसे होता है ना, यही साउंड इफेक्ट्स होती है, ठीक है। और साइलेंस भी एक साउंड होता था, ठीक है। कुछ ही पल का साइलेंस होता था, बट दैट वाज आल्सो अ साउंड, कि उस टाइम पे कुछ नहीं होना चाहिए। डायलॉग हेल्प्स इन स्टोरी प्रोग्रेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स के बारे में बताता था, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक सेट्स द मूड, वहाँ से मूड होता है ना, कुछ रोमांटिक म्यूजिक लगा दिया, सैड म्यूजिक लगा दिया, क्रिएट्स इमोशनल इम्पैक्ट वहाँ से होता है, ठीक है। बिकॉज म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस डेवलप करता है लोगों के अंदर। आप सब खुद भी जानते होंगे दैट आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो हैप्पी म्यूजिक सुनते हो, तो आप ज़्यादा उस जो है चीज़ को फील बहुत ज़्यादा करते हो। सैड म्यूजिक जब सुनते हो तो रोना भी आता है ना। तो हमारी इमोशंस को बहुत ज़्यादा जो अनसेटल करता है दैट इज़ म्यूजिक, ठीक है। इम्पैक्ट सच एज फियर, रोमांस एंड सस्पेंस। साउंड इफेक्ट एंड रियलिज्म, साउंड इफेक्ट से क्या आता है, जब डिशुम डिशुम करते हैं तो वहाँ से रियलिज्म आता है कि लिटरली जो है लड़ाई हो रही है, ठीक है। सीन्स क्रिएट मोर बिलीवेबल होते हैं। साइलेंस ऑल्सो यूजेस क्रिएट टेंशन, टेंशन के लिए यूज़ किया जाता है साइलेंस को, एंड हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट कंपोजिशन इन सिनेमा, शॉर्ट कंपोजिशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स विद इन अ फ्रेम। एक फ्रेम के अंदर आप क्या क्या विजुअल एलिमेंट्स लगाते हो। इट इंक्लूड्स फ्रेमिंग, कैमरा एंगल्स, लाइटनिंग, प्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लोज-अप शॉट्स एक्सप्रेसेस इमोशंस व्हाइल लॉन्ग शॉट एस्टेब्लिश सेटिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। बैलेंस्ड कंपोजिशन क्रिएट्स हार्मनी व्हाइल अनबैलेंस्ड फ्रेम सजेस्ट conflict and tension. Short comparison guides the viewer's attention and adds symbolic meaning to the scene, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज मॉडर्न टाइम्स यूज ह्यूमर फॉर स्पेसिफिक एंड्स, क्या किसी भी एंड के लिए ह्यूमर यूज किया जाता है। कमेंट विद अ स्पेशल फोकस ऑन द असेंबली लाइन सीन फ्रॉम द फिल्म, फिल्म के अंदर जो असेंबली लाइन सीन है वहाँ से आपने बताना है। डिस्कस हाउ द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द चार्ली चैपलिन्स मॉडर्न टाइम, ओके। हाँ जी, तो यूज ऑफ ह्यूमर फॉर स्पेसिफिक एंड्स। Chaplin used comedy and slapstick humor not only to entertain but also to criticize modern industrial society. चार्लिन चैपलिन एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन रहे हैं। आई एम श्योर आप सब ने बचपन में उनकी मूवीज़ देखी होंगी, अदरवाइज़ आप उनके बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे, ठीक है। वो जो है क्या करते थे, वो स्लैपस्टिक ह्यूमर को यूज़ करते थे, यानी कि अपनी बॉडी के एक्शंस के द्वारा, ठीक है, कुछ भी यूज़ करते थे कि जब वो एंड हो तो एक ह्यूमर के साथ उनकी एंडिंग हो, कि लोग हंसते हंसते उनकी मूवी जो है वो एंड हो। सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं यूज़ करते थे, वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ भी करते थे, ठीक है, कि जो भी वो चेंजेस ला रहे हैं
जो जो उनसे सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है वो उसको भी अपने जो है मूवीज़ के अंदर, सीन्स के अंदर दर्शाते थे। ह्यूमर एक्सपोजेज सीरियस इश्यूज। वहाँ चार्ली चैपलिन का जो ह्यूमर था वो सीरियस इश्यूज को एड्रेस करता था, जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, जैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वर्कर्स को, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि इंसान का खुद का जो इंडिविजुअलिटी है, जो खुद का नेचर, वो कैसे जाता जा रहा है, इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था, तो उस टाइम पे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, अनयूजुअल टाइम वर्किंग टाइम होता था कि कभी भी उनको जो है उठा के लगा दिया। तो कॉमिक सिचुएशन मेड हार्श रियलिटीज़ ईजियर, क्योंकि हार्श रियलिटीज़ होती थी, क्योंकि उन लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब होती थी, तो वहाँ पर कॉमिक सिचुएशन को लाके उस सिचुएशन की सीरियसनेस को कम किया जाता था। ठीक है, फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। Assembly line scenes for social criticism. In the assembly line scene, Chaplin's character works endlessly tightening bolts on a moving conveyor belt. The repetitive action turns him into a machine-like figure symbolizing dehumanization of worker. उस सीन के दौरान क्या चल रहा होता है कि वो एक रिपीटेटिव एक्ट करते हैं। जो क्या एक्ट करते हैं वो आपने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको स्टोरी देखना बहुत ज़रूरी है। टर्न्स इनटू अ मशीन। अब वो जो एक्शन है जब वो बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक मशीन लाइक फिगर बन जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो एक मशीन लाइक फिगर क्या सिंबलाइज करता है, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। द स्पीड ऑफ द मशीन इंक्रीजेज। अब वो मशीन की स्पीड है ना वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्रिएट्स केओस एंड कॉमिक कन्फ्यूजन। अब वहाँ से केओस और कॉमिक कन्फ्यूजन आती है, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर ऑन वर्कर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, द फीडिंग मैकेनिज्म मशीन सीन humorously shows how machines control human life, even basic needs like eating. जब वो मशीन को खाने को डिपिक्ट कर रहे हैं, जब वो दिखा रहे हैं कि हाँ मैं खा रहा हूँ, तो वहाँ से क्या दर्शाते हैं कि कैसे मशीन्स आज के टाइम पे लोगों के खाने तक को भी जो वो मशीन के ऊपर निर्भर हो गया है। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ एज इन मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द फिल्म शोज अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड efficiency ड्रिवन systems. Human emotions, creativity and freedom are suppressed in favor of mechanical speed and discipline. Chaplin suggests that technology, when misused, can turn humans into slaves of machines rather than benefiting them. देखो मशीन का काम क्या होता है, मशीन को क्यों इंट्रोड्यूस किया, इंसान का काम आसान बनाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब इंसान जो है वो नौकर बन गया है मशीन्स का। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, तो वो उस मशीन को उसे चलाते रहना पड़ेगा, और वहाँ से वो क्या बन गया, स्लेव बन गया है। ठीक है, ये किसका डिपिक्शन था, ये मशीन जो सीन था उसका क्या डिपिक्ट किया जा रहा है, ये उसका था। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लोरा मोल्वीज discussion of women as image, man as a bearer of the look. How does Chaplin combine humor and politact commentary in modern times? Illustrate with the help from the film. ठीक है, women as image, man as the bearer of the look. लोरा मोल्वी का मानना था, आर्ग्यूज दैट क्लासिकल सिनेमा इज स्ट्रक्चर्ड अबाउट मेल गेज। वो कहती थी जो क्लासिकल सिनेमा, जो टीवी शोज आते थे वो किसके आसपास स्ट्रक्चर किए गए हैं, यानी कि किसकी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, मेल गेज के लिए। वुमेन आर प्रेजेंटेड एज विजुअल ऑब्जेक्ट्स टू बी लुक्ड एट। वुमेन को वहाँ पर क्या प्रेजेंट किया जाता था, उनको कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट किया जाता था, उनको बस एक देखने की चीज़ बनाया जाता था। वाइल मैन कंट्रोल द एक्शन एंड द नैरेटिव। और जबकि मैन का क्या काम होता था कि वो एक्शन और नैरेटिव को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। Female characters are often passive, associated with beauty and spectacle rather than power. Women का जो रोल था वो वहाँ पे कोई पावर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था, वो बस देखने के लिए एक खूबसूरत चीज़ खड़ी कर दी गई है। They were just beautiful to look at, ये उनका काम था। ठीक है, मेल कैरेक्टर एक्ट एज द बियरर ऑफ द लुक। मेल कैरेक्टर्स वहाँ पे क्या थे, उस बियरर ऑफ द लुक थे, यानी कि वो कमांड कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, कंट्रोलिंग बोथ द कैमरा एंड द स्टोरी। स्टोरी किसके लिए है, मेल के लिए। विमेन का क्या रोल है, खूबसूरत दिखना। दैट्स व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन। ठीक है, ह्यूमर एंड पॉलिटिकल कमेंट्री इन मॉडर्न टाइम्स।
देखो, चैपलिन यूजेस कॉमेडी टू क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन एंड क्लास इनइक्वालिटी। चैपलिन जो है वो कॉमेडी को यूज़ करते थे कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है, ह्यूमंस का जो वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन था वो, एंड क्लास इनइक्वालिटी, कैसे ब्लैक एंड वाइट्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन होता था। सीन्स लाइक असेंबली लाइन शोज हाउ वर्कर्स रिड्यूस टू मशीन लाइक बींग्स, कैसे जो वर्कर्स का काम था वो क्या होता था कि सिर्फ मशीन का तुम्हें देखभाल रखना है, ठीक है, ना तो वो खुद की क्रिएटिविटी को शो कर सकते, ना वो कोई आइडिया रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका सोल काम था कि तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान देना है। द फीडिंग मशीन सीन humorously exposes the obsession with efficiency at the cost of human dignity। इंसान की ना तो इज्जत की जाती थी, उनका वो बस क्या किस चीज़ को करते थे कि बस मशीन से जो है तुम्हें काम निकलवाओ। चैपलिन ह्यूमर मेक्स पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म एक्सेसिबल टू वाइड ऑडियंस, ठीक है। हाँ जी, चौथा सवाल क्या पूछ रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम माधव प्रसाद discussion of the melodrama as the feudal family romance, compare the contrast setting background of the play Macbeth and its cinematic adaptation of Makbul। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो देखो, मेलोड्रामा एज अ फ्यूडल फैमिली रोमांस, एम माधव Prasad interprets melodrama as a genre where family relations, social hierarchies are central to the plot। जहाँ पर family relations and social hierarchies यानी कि होता है ना कि माता पिता सास ससुर ऐसा कुछ जो सेंट्रल होते थे प्लॉट के लिए, यानी कि इनका जो है इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट ऑफन एम्फसाइजेज मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्च्यू एंड इमोशनल इंटेंसिटी विद इन द फ्यूडल एंड द पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड। देखो, पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड का क्या मतलब है, पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड का मतलब है जहाँ पर मेल डोमिनेटेड हाउसहोल्ड है, कि घर जो है आदमी के कहने से चलेगा, ठीक है, वही हर एक चीज़ को कंट्रोल करते थे, तो वो पेट्रियार्की होता है। कैरेक्टर्स पर्सनल स्ट्रगल्स आर डीपली लिंक टू द, अब कैरेक्टर का जो पर्सनल जो स्ट्रगल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन पे, कि लड़कियों को तो ये करना चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए, ड्यूटी सिग्निफाई होती थी कि मेल है तो ये किया जाएगा, लड़की है तो ये किया जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ पावर, ठीक है, द नैरेटिव रिजोल्व टेंशन विद इन रीइंफोर्सिंग फैमिली वैल्यूज एंड सोसाइटल नॉर्म्स। सेटिंग बैकग्राउंड मैकहेल एंड वर्सेस मकबूल। The play is traditionally set in classical and symbolic space, focused on the theme of power, loyalty, and tragedy. Makbul, its a cinematic adaptation relocates the story to modern Mumbai underworld, giving it a unrealistic gritty texture। ये जो है ये स्टोरी किससे थी, मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थी। व्हेन द प्ले एम्फसाइजेज डायलॉग, symbolic staging, the film uses cinematic techniques like lighting, camera angles, mice and scene to convey mood, character, psychology. Both retain the core narrative and more conflicts, but the film's setting intensifies realism and social commentary, ठीक है। Discuss the similarities and differences between the play Macbeth and its cinematic adaptation Makbul। Macbeth क्या है, ये इंग्लिश प्ले है, ठीक है, और मकबूल क्या है, ये उसी का हिंदी में वर्जन है, ठीक है। Critically examine the significance and relevance of the work of art in age of mechanical reproduction as discussed by the Benjamin in the prescribed text। Benjamin एक ऑलरेडी बहुत ही फेमस स्टोरी है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको चलते हैं। मेन बॉडी सिमिलैरिटीज बिटवीन मैकबेथ एंड मकबूल। सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ नैरेटिव्स रिवॉल्व अराउंड एम्बिशन, बेट्रियल एंड मोरल डिसेंस डीके। की कैरेक्टर्स मैकबेथ और मकबूल, लेडी मैकबेथ निमी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड गिल्ट। द सेंट्रल थीम ऑफ पावर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज रिमेन इंटैक्ट। डिफरेंसेस क्या थे, मैकबेल इज सेट इन अ मेडिवियल स्कॉटिश कोर्ट, ये मैकबेथ जो है वो मेडिवियल स्कॉटिश कोर्ट के अंदर है, वाइल मकबूल इज सेट इन मॉडर्न मुंबई अंडरवर्ल्ड, रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेम्प्रेरी social political realities. The play relies on poetry, dialogues, soliloquies, while the film usually is used for visual storytelling, cinematography, and music.
Some subplots are modified in the film to suit a realistic crime world setting while preserving the core themes. Significance of art Significance of art in the age of mechanical reproduction. Walter Benjamin, ठीक है, Benjamin argues that the mechanical reproduction photography films change the aura of original artworks. Original artworks जो होते थे, original artwork से क्या मतलब है यहाँ पे? आर्ट का, एक तो आर्ट का, एक लिटरेचर का, और एक आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री, ये सब जो है, इन सबको जो है आर्ट वर्क्स के बेसिस पे डिफाइन किया गया है. द यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एन आर्ट वर्क डिमिनिशेस. जो आर्ट वर्क की जो ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाती है, बट एक्सेसिबिलिटी इंक्रीजेस इन द वाइडर ऑडियंस. सिनेमा एज अ रिप्रोडक्शन मीडियम कैन इंगेज politically and socially, reaching mass audiences and creating new interpretations. This transformation challenges traditional notions of art, elite or sacred, democrating cultural experiences. ठीक है, with close reference to any two films discussed in the Ranjani Mazumdar's Gangland Bombay critically examined the representation of crime underworld in the Hindi films. Discuss how परिंदाज बॉम्बे इज डिफरेंट फ्रॉम द सत्याज बॉम्बे. परिंदा बॉम्बे और सत्या बॉम्बे एक दूसरे से कैसे अलग है, ये डिफरेंस बताओ. हिंदी सिनेमा हैज़ frequently depicted Bombay Mumbai as a Bombay or Mumbai as a site of crime, political, social tension. Ranjani Mazumdar's Gangland Bombay examines how films represent the city's underworld, exploring themes like power, violence और survival. जो उस टाइम पे जो है रंजनी मजूमदार का जो गैंगलैंड बॉम्बे था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? वो पावर रिप्रेजेंट करता था, वायलेंस एंड सर्वाइवल. ठीक है, मूवीज लाइक सत्या 1998 एंड परिंदा 1989 ऑफर कॉन्ट्रास्टिंग पोर्ट्रियल ऑफ. ये दोनों जो है कॉन्ट्रास्ट जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बॉम्बे के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की, रिफ्लेक्टिंग changing cinematic styles and the social commentary. Main body representation of crime and underworld in Hindi films. Mazumdar notes that the crime films often depict Mumbai as morally ambitious space where law, politics, gangs intersect. जहाँ पर law, politics और gangsters एक दूसरे से interrelated थे. Characters in these films range from tragic anti-heroes to ruthless gangsters. एंटी हीरोज एंड रूथलेस गैंगस्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता था. पर्सनल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ क्राइम, वायलेंस, बेट्रियल, सर्वाइवल सेंट्रल मोटिव्स often presented while realistic setting cinematography to immense viewers. ठीक है, with both Parinda and Satya focus on the underworld, both but use different narrative styles, approaches to convey fear, power and moral ambiguity. कंपेयरिंग परिंदाज बॉम्बे, सत्याज बॉम्बे. परिंदा 1989 की जो परिंदा आई थी, प्रेजेंट बॉम्बे एज स्टाइलिज्ड एंड सिनेमैटिक, ब्लेंडिंग रियलिज्म विद द मेलोड्रामा. Crime is shown through gang wars, personal revenge, and focusing on the emotional stakes. The underworld operates with hierarchy, almost hierarchical structures. सत्या क्या represent करती थी? Depicts Mumbai in a gritty, hyper-realistic style with a documentary-like feeling. Crime is mundane, chaotic and anonymous, reflecting structural issues of poverty. यहाँ पर structural issues जैसे कि गरीबी, migration, कैसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, and urbanization, कैसे उनको अपने गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता था जिंदा रहने के लिए, यानी कि डेली चीज़ें सर्वाइव करने के लिए. फोकसेस ऑन द ऑर्डिनरी पीपल ड्रॉन इनटू क्राइम, एम्फसाइजिंग रियलिज्म ओवर मेलोड्रामा. कैसे साधारण लोगों को क्राइम में जाना पड़ता था जिंदा रहने के लिए. आज के टाइम पे भी हमारी हिंदी सिनेमाज के अंदर डिपिक्ट किया जाता है ना, दैट एक अनाथ बच्चा है, उसने खाना खाने के लिए किसी को मार दिया है. दे सेड दैट इफ़ यू किल दिस पर्सन आई विल गिव यू फूड एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उस टाइम पे इस चीज़ को डिपिक्ट किया जाता था. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बेंजामिन्स डिफ्रेंसिएशन बिटवीन cult value and exhibition value of art, with close reference to the prescribed text of James Monaco. Discuss with the significance of montage in films.
Cult value versus exhibition value of Benjamin. Cult value refers to the original ritualistic and sacred significance of work of art. Art is appreciated for its unique presence, कैसे वो यूनिक था, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड स्पिरिचुअल फंक्शन, एंशियंट रिलीजियस आइकॉन्स एंड ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स, वैल्यूज ऑफ सेरेमोनियल यूज़। कैसे आज आपने आज भी देखे होंगे कहीं पर महाराजा राणा प्रताप की स्कल्पचर्स जो है लगे हुए हैं, स्कल्पचर्स एंड और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, कैसे हमारी गॉड्स की, ठीक है, ब्रह्मा की, विष्णु की, हमारी महेश की जो मूर्तियां हैं आज भी हम उनको कितनी वैल्यू देते हैं। तो ये क्या है, हमारी कल्चरल इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एग्जीबिशनल वैल्यू क्या है, इमर्जेस विद मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, आर्ट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एंड वाइडली exhibited. The focus shifts from uniqueness to mass accessibility, display and the public consumption. Films, photography, printed works exemplify the shift. The transition from cult exhibit value to the democratizes art, allowing broader social and political engagement. ठीक है, significance of montage in films. James Monaco, montage refers to the editing techniques where the series of shots are combined to create meaning. जहाँ पर series of shots को शॉट लिए जाते हैं ना कि ये कुछ एक 10 मिनट का शॉट रह गया, ये 5 मिनट का, और फिर उनको कंबाइन किया जाता है एक मूवी बनाने के लिए। ये नैरेटिव रिदम, इमोशनल इम्पैक्ट और थर्मेटिक एम्फसाइजेस के लिए यूज़ किया जाता है। मोन्टेज का क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। मैट्रिक मोन्टेज बेस्ड ऑन टाइमिंग लेंथ ऑफ शॉट्स। ठीक है, रिदमिक का क्या होता है कि फ्रेम किस डायरेक्शन में जा रही है। इंटेलेक्चुअल मोन्टेज है द juxtaposition of shots to convey abstract ideas. Montage allows filmmakers to control audience perception, highlight and condense time effectively. ठीक है, 8वां क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले वो 3 क्वेश्चंस मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ जिनका आप आंसर देके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रोल ऑफ चार्ली चैपलिन इन सोशल क्रिटिसिज्म। सोशल क्रिटिसिज्म में चार्ली चैपलिन का क्या रोल था। ठीक है, उन्होंने कैसे डिपिक्ट किया जो है डिह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स को। ठीक है, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन इज, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सत्यम बॉम्बे एंड परिंदास बॉम्बे। सत्या बॉम्बे एंड परिंदा बॉम्बे में एक ऐसा डिफरेंस बताओ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। एंड ये थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, What was the condition of workers in चार्लिन चैपलिन मूवी। चार्लिन चैपलिन के सीन्स के अंदर जो सिनेमा उनको दिखाया जाता था उनमें वर्कर्स की क्या कंडीशन होती थी वो आपने दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो सवाल 8वां क्या पूछ रहा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब कासल इन द थ्रोन ऑफ ब्लड। ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटैगनिस्ट शेक्सपियर प्ले मैकबेथ एंड देयर ट्रांजिशंस आइदर थ्रोन ऑफ ब्लड और मकबूल। ठीक है, मेन बॉडी सिग्निफिकेंस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब एंड इन द थ्रोन ऑफ ब्लड। द कासल रिप्रेजेंट एंट्रैपमेंट, फेट एंड द इनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एम्बिशन। कासल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंट्रैपमेंट यानी कि फंसा होना, कि वो कैसे ट्रैप हो गया है एक कासल में, उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। एंड इनएस्केपेबल यानी कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता है। ये किस चीज़ का ही जो है कॉन्सिक्वेंस है एम्बिशन का। ठीक है, इट्स स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर विजुअली reinforces द आइडिया दैट द कैरेक्टर्स आर caught in a web of their own making। कि कैरेक्टर्स जो है वो खुद के जाल में फंस गए हैं। ठीक है, उनका जो ग्रीड का जाल है वो उनको जो है वो फंसा के रख लिया है, ये वो वहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे वेब बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट बट लेट्स सी। ठीक है, या बड़ा The castle's isolated misty location adds to the atmosphere of the suspense। वो मिस्टी जो एटमोसफियर है, वो जो डरावना एटमोसफियर है, वो क्या करता है, वो सस्पेंस बढ़ाता है। foreboding, echoing the play's themes of supernatural influence and doom। Its function are symbolic setting where the internal psychological conflicts are externalized through the architecture and landscape। Comparison of protagonist, Macbeth versus cinematic adaptations। Similarities क्या रहेंगी, the protagonist
Macbeth, Makbul, Vishazu share ambition, moral conflict, susceptibility to manipulation. कि कैसे वो ये क्या क्या दिखाता है, ये मोरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है और कैसे वो लोग मैनिपुलेट हो गए. ठीक है. देयर ट्रेजिक फ्लोज क्या था ग्रीड. वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थे. डिज़ायर फॉर पावर चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस ड्राइव द नैरेटिव. डिफरेंसेस क्या थे? थ्रोन ऑफ ब्लड एम्फसाइजेज समुराई कोड्स, feudal loyalty and supernatural elements. In the Macbeth's world is courtly and political. Makbul situates the protagonist in Mumbai underworld, blending crime realism in the Shakespearean tragedy. Psychological depth is explored differently in cinematic adaptations. Use visual camera angles, mission to scene show internal struggle unlike the original play in soliloquies. ठीक है. क्वेश्चन नंबर, डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नी मोटिव इन थेल्मा एंड लुइस. डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर सेक्सुअलिटी इन सिनेमा through the close analysis of Margarita with the Straw and Thelma and Louise. Significance of journey motif in Thelma and Louise. The road trip represents the escape from patriarchal oppression. जो रोड ट्रिप वो जो कर रहे हैं वो क्या दिखा रही है कि कैसे वो पेट्रियार्कल सोसाइटी से दूर जा रही हैं एक ठंडी हवा लेने. ठीक है. सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, कैसे सोसाइटी के कंस्ट्रेंट्स उन पर लगाए गए हैं. द जर्नी अलाउज प्रोटैगनिस्ट टू डिस्कवर ऑटोनॉमी, करेज एंड सॉलिटरी. उनका वो जो ट्रिप है वो क्या दर्शाता है कि वो कितनी करेजियस है और सॉलिटरी है. ठीक है. फिजिकल मूवमेंट अक्रॉस लैंडस्केप मिरर देयर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे साइकोलॉजिकली वो डेवलप करती है. द जर्नी ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिबेलियन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. जब वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रिबेल करती हैं, उनके कहने के अनुसार नहीं चलती हैं, तो वो दिखाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे. आइकॉनिक एंडिंग दैट अंडरकोर्स फ्रीडम एंड डिफायंस. और एक आइकॉनिक एंडिंग होती है जो क्या दिखाती है कि अगर तुम फ्रीडम चाहते हो और तुम लोगों की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन सिनेमा. थेल्मा एंड लुइस challenges traditional female roles. Traditional female roles क्या होते थे? खूबसूरत दिखो and they just had to marry at a specific age, showing women as active agents rather than passive figures. वो सिर्फ एक्टिव एजेंट्स थी, उनको दिखाने के लिए रखा जाता था रादर देन अ पैसिव फिगर. पैसिव का मतलब है कि उनका स्टोरी के अंदर एक रोल है, एक पावर है, जो एक मैसेज है जो वो डिपिक्ट करना चाहती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता था. एक्सप्लोर फीमेल फ्रेंडशिप, एम्पावरमेंट, रेजिस्टेंस टू मेल डोमिनेशन. मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ focuses on a young woman with a cerebral palsy exploring her sexuality and independence, highlights intersectionality, disability, gender, sexual identity such as through a sensitive narrative lens. दोनों की दोनों फिल्म जो है वो विजुअल स्टोरी टेलिंग, डायलॉग और कैरेक्टर्स को यूज़ करती हैं ताकि वो सोशल नॉर्म्स को क्रिटिसाइज कर सके और सेल्फ डिस्कवरी को जो है सेलिब्रेट कर सके. ठीक है. हाँ जी. राइट विद अ क्लोज रेफरेंस टू द मोनाको's prescribed text, discuss the importance of mise en scene in cinema. Write a short note on the character Take Toki Vishau in Throne of Blood. Washizu, sorry. Importance of mise en scene in cinema. Monaco. Mise en scene refers to the everything placed in front of a camera, set, stop, प्रॉप्स, लाइटनिंग, कॉस्ट्यूम एंड एक्टर मूवमेंट. ये जो है ये mise en scene क्या दिखाता है कि भाई सेट के लिए सब कुछ तैयार है, लाइट भी रेडी है, एक्टर्स भी रेडी है, कॉस्ट्यूम्स भी रेडी है, सब कुछ तैयार है. इट इस्टेब्लिशेस द विजुअल टोन स्टाइल ऑफ अ फिल्म, कन्वेइंग मूड, एटमॉस्फेयर एंड पीरियड. ये मूड दिखाता है कि कहाँ पर सेट लगाया गया है, अंदर लगाया गया है, बाहर लगाया गया है, मूड क्या है, डरावना है कि हैप्पी है कि रोमांटिक है, जो भी मूड है. Helps guide attention and interact character relationships and thematic elements. Lightning can create suspense and highlight emotional intensity. Lightning से क्या दिखाया जाता है? हाई इमोशनल इंटेंसिटी दिखाया जाता है. कॉस्ट्यूम से क्या रिप्रेजेंट करता है? सोशल स्टेटस. क्योंकि उस टाइम पे जो कॉस्ट्यूम्स है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम होती थी हर तरह के लोगों के लिए, कि अगर कोई हाई क्लास से है तो उसके लिए ये कॉस्ट्यूम होना चाहिए. ठीक है. अगर कोई लो क्लास है तो उसके लिए ऐसा कॉस्ट्यूम होना चाहिए. अगर कोई वर्कर है तो उसके लिए ऐसा
कॉस्ट्यूम हो गया, यानी कि सबकी कॉस्ट्यूम्स प्री डिफाइंड होती थी, ठीक है। सोशल स्टेटस, पर्सनैलिटी, एंड ये जो है ये सेंट्रल फिल्म, एक सेकेंड, हाँ जी, सेंट्रल टू फिल्म थेरम, यस, ओके, हाँ जी, central to the film's aesthetic coherence and narrative clarity, shaping how viewers experience the story. Characters of take Toki Washizu in Throne of Blood. Washizu, the protagonist, mirrors Shakespeare's Macbeth. ये जो है किसका है? ये मिरर है, यानी कि शेक्सपियर का जो मैकबेथ है कैरेक्टर बिल्कुल उसके जैसा है, बट इज़ रूटेड इन जापानीज समुराई कल्चर। लेकिन ये मैकबेथ कौन से कल्चर का है? जापानीज का जो मैकबेथ है वो वाशिजू है। एम्बिशियस है, मोरली कन्फ्लिक्टेड है, ही इज़ मैनिपुलेटेड बाय प्रोफेसी एंड पर्सनल डिज़ायर। प्रोफेसी और पर्सनल डिज़ायर यानी कि लालच, एक तो डिज़ायर के साथ एक जो है उसने जो लालच देखा ट्रेडिशनल एंड मनी का जो है वो, ठीक है। हिज साइकोलॉजिकल अनरेवलिंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू कुरोसावा's यूज विजुअल सिंबोलिज्म सच एज फोग, शैडो एंड द स्पाइडर्स वेब कासल। स्पाइडर्स वेब कासल क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका जो है जो उसकी साइकोलॉजिकली उसके ऊपर जो असर पड़ा है इन चीज़ों का, किसका? डिज़ायर का, ठीक है। वशीजू एम्बोडीज द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एम्बिशन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब आप जो है एक धुंध में, ठीक है, जो फोग और शेडो यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जब आप खुद के धुंध या फिर शेडो में जब आप घुस जाते हैं किसके डिज़ायर के, तो आपके क्या क्या जो है उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एम्बिशन होता है, बिट्रेयल आपको मिलता है, मोरली वीक हो जाता है, एंड मेकिंग हिम द सेंट्रल टू द फिल्म्स एक्सप्लोरेशन ऑफ फेट एंड ह्यूमन फ्रैलिटी, कि इंसान उस टाइम पे भी कितना कमज़ोर था, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान ये सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ आपको ज़्यादा खास पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ आपने देखनी है कि जल्दी जल्दी में पढ़ के जो है कैरेक्टर्स को नहीं भूल जाना है, ठीक है। कैरेक्टर्स जिनका नाम लिया गया है, जैसे परिंदाज बॉम्बे और सत्याज बॉम्बे के अंदर जो हमारी प्रोटोगोनिस्ट है उनका नाम याद रखना है, ठीक है। चार्लिन चैपलिन के अंदर क्या क्या जो कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मैकबेथ है शेक्सपियरियन का, उनका जो है मुंबई जो इंडिया के अंदर उसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, जापान के अंदर उसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। कैरेक्टर्स के नाम याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। आंसर में वो लिखने भी हैं आपने। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यस।